अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आई होप सो सब अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जिशान शाह। तो हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने उसमें यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी यानी कि उसकी अहमियत पढ़ी थी, उसके कुछ नुकसानात भी पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और इधर भी आपको इस वक्त शो हो रही होगी, तो पहले जाके वो देखें। तो इसलिए जो है ना, पहले आपका वो कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हो, फिर हम नेक्स्ट जो है ना कैरी ऑन करेंगे। इसके अलावा हमने ब्रांचेस जो है ना स्टार्ट की हुई थी, इसमें ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक थी और फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है नेक्स्ट जितनी भी प्रीवियसली डिस्कस्ड जो ब्रांचेस हैं उनको हम कैरी ऑन करेंगे यानी कि आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये हम बोर्ड पर आ गए हैं, सामने लिखा हुआ है सबसे पहले जो आज हमने ब्रांच पढ़नी है वो है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायो और केमिस्ट्री ये दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है यानी कि बायो और केमिस्ट्री। अच्छा, बायो जो है एक ग्रीक वर्ड बायोस से निकला है जिसका मतलब होता है लाइफ, और केमिस्ट्री आपको पता है नॉलेज अबाउट केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन। इसके अलावा हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बायोकेमिस्ट्री इनके मीनिंग्स को, इनके मतलब को मैं मिला दूं तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, और इसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री को एक और नाम भी देते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो लिविंग थिंग्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स, अच्छा मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी साख्त, साख्त, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं साख्त, उसकी कंपोजिशन, उसकी तरतीब यानी कि वो किस तरह से बना हुआ है, कंपोज किस तरह से हुआ है, उसकी तरतीब कैसे लगी है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी कीमियाई खसूसियात क्या होती हैं उन मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की इधर मैं बात कर रहा हूं तो इसकी कुछ एग्जांपल भी देता हूं। लेट्स से प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, इसके अलावा फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आ जाते हैं। ये है मिसालें उन मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं, और इन्हें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इनकी कीमियाई खसूसियात, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कंपोजिशन और इनका स्ट्रक्चर। तो आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस हम स्कोप को भी बोलते हैं, वो है फूड साइंस के अंदर। ठीक है, फूड साइंस हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए या फिर उसकी कंजर्वेशन के लिए, उसको सेव रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन, अद्वियात में, और एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के अंदर। ठीक है, हम इंसान की या जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है ना, हम बायोकेमिस्ट्री की फील्ड के अंदर इसको यूज करके, इसकी एप्लीकेशंस को यूज करके हम जो है ना इंसान की बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम खुराक की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, फूड साइंस को यूज करके, एग्रीकल्चर को, और बीमारियों का भी आपको पता साथ साथ इजाफा हो रहा है। तो हम मेडिसिन फील्ड में भी जो है ना तरक्की कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अद्वियात की प्रोडक्शन करें टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम अपनी बीमारियों से भी लड़ सकें। तो ये इसकी एप्लीकेशंस के अंदर आता है। आगे हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है, इंडस्ट्री जब भी माइंड के अंदर आता है ना तो आपके माइंड के अंदर हमेशा चीज आती है फैक्ट्री या फिर ऐसी कोई चीज जो कोई ना कोई चीज जी बनाती है। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जब भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके माइंड के अंदर आएगा तो आपके माइंड के अंदर ये चीज हमेशा आनी चाहिए कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज बन रही है। ठीक है, तो इसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज का बनाना। हम कोई भी केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है,
ताकि हम उसको यूज कर सके इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम उसको यूज कर सके। मैं कल से स्पीड थोड़ी सी स्लो की हुई है, एक दो बच्चे ने, वो स्कूल के बच्चों ने बोला था कि सर आपकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा होती है, तो वर्ड्स की जो है ना समझ हमें नहीं आती, तो आप थोड़ी सी स्पीड थोड़ा कम उसको ना कर लें। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इसकी समझ आए। तो मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कोई भी केमिकल कंपाउंड्स का बनाना। अब वो केमिकल कंपाउंड्स हम किस पैमाने पर बनाते हैं, कौन से स्केल के ऊपर बनाते हैं, किस लेवल के ऊपर बनाते हैं, वो है इंडस्ट्रियल स्केल। यानी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम, यानी कि कह सकते हैं कमर्शियल सतह पे हम क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी उसको बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अच्छा, हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स, हम लेट्स से कि हम ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस आपको पता है कहां पे यूज होती है? अक्सर एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं स्पेस में तो वहां भी ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, डाइवर्स इसको यूज करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है ना हम बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी लैब्स वगैरह में इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है या फिर इसके स्कोप में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं, यानी कि खादें हम बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हम अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर सके, हम अपनी फसल की पैदावार को क्या कर सके, ज्यादा कर सके। तो ये हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। हम मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स की ऑन दी इंडस्ट्रियल स्केल। मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि मैं इधर वर्ड मैं इधर लिखूं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये आप सारा लिख सकते हैं इसके अंदर। आगे हमारे पास सोप, साबुन, पेंट्स, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी हो सकता है। इंसेक्टिसाइड्स ऐसी चीजें या फिर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आप फसलों में यूज करते हैं टू किल इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जड़ी बूटियों को, जो कि जड़ी बूटियां, लेट्स से कि इधर एक गंदम उगी हुई है, तो ये गंदम का जो है ना एक प्लांट है, यानी कि ये सिट्टे हैं इसके ऊपर, तो ये एक गंदम है, गंदम का एक प्लांट है। इसके नीचे जो है ना ये जड़ी बूटियां कुछ जो है ना उग गई हैं, तो ये मसला बना रही हैं। अब ये जो जड़ी बूटियां होंगी ना, ये जमीन से क्या करेंगी, इस यानी कि इस गंदम के प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स, इसके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो भी अपने अंदर लेके जाना शुरू हो जाएगी। कौन? ये जड़ी बूटियां जो उगेगी। तो हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं टू किल दैट, यानी कि उस जड़ी बूटियों को मारने के लिए, उन छोटी जड़ी बूटियों को मारने के लिए, यानी कि छोटे छोटे, टू किल दैट लिटिल प्लांट, यानी कि उस छोटे छोटे प्लांट्स को या फिर छोटी जो चीजें इधर हो पाती हैं, जड़ी बूटियां जिसे हम बोलते हैं, उनको मारने के लिए, ताकि हमारी जो क्रॉप की या फिर हमारी जो फसल की प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सके। तो ये भी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्कोप के अंदर है। आगे पेंट्स आपको पता है ये कलर्स होते हैं। आगे हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहां पे होता है? एक एटम देखा है? अच्छा, आपका थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस इधर तक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? मैं इसकी पिक्चर भी जो है ना मैंने दिखाई होगी उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप उधर से भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख सकते हैं। अच्छा, आगे इसके न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी कि न्यूक्लियस को यूज करके जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो कीमियाई अवामिल वकू पजीर होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, इसकी एक सिंपल मिसाल आपको दे दूं। एक हमारे पास एलिमेंट होता है यूरेनियम।
यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब मैं ये बोलता हूं कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, यानी कि बाहर निकाल रहा है। और जब वो बाहर निकाल रहा है तो लाजमी बात है वो कोई रेडिएशन होगी, उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। अब वो एलिमेंट जो है अपने अंदर से रेडिएशन क्यों एमिट करता है? टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी कि वो स्टेबल हो सके, यानी कि बेहतर बन सके, स्टेबल हो सके। स्टेबल समझते हैं ना, यानी कि जो चीज स्टेबल होती है, यानी कि स्टेबल नोबल गैसेस है ना कुछ, तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल के अंदर पूरे हैं। तो ये मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ये ग्लिच है, ये थोड़ा सा ना खराब है, तो मैंने इधर ये रेडियो एक्टिविटी इधर लिख दिया। तो न्यूक्लियर प्रोसेस की भी समझ आई आपको, इसकी भी यानी कि रेडियो एक्टिविटी के भी समझ आ गई होगी। यानी कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव तब होता है जब वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है ना एमिट कर रहा है, यानी कि बाहर निकाल रहा होता है। तो इसमें हम रेडियो एक्टिविटी और उसकी खसूसियात के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और उनकी रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस जितने भी होते हैं, ये हम कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहला जो इसका होता है रेडियोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी, अच्छा रेडियोथेरेपी क्या होता है? आप लेट्स से कि किसी भी पेशेंट को क्या है, यानी कि कैंसर पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर से रेडियो एक्टिव जो शुआएं होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, वो गुजारी जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए भी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम माइक्रोब्स को मारने के लिए भी क्या करते हैं? हम रेडिएशन यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, वो अजान होने लगी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। अच्छा नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी अब ये कैसे जनरेट होगी बाय द न्यूक्लियर प्रोसेस। अच्छा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन जो है ना शो हो रहा होगा, जिसमें क्या हो रहा है, यूरेनियम से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है ना बम्बार्ड करते हैं, उसमें टकराते हैं और वो क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा सबसे पहले तो सिर्फ आप क्रिप्टॉन और बेरियम और उसके साथ जो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, अभी इस एनर्जी पर आपने सिर्फ फोकस करना है। बाकी जो 141 और इसके अलावा 56 लिखा हुआ है और इसके अलावा 36 और वो जो 92 लिखा हुआ है क्रिप्टॉन के ऊपर, इस चीज के ऊपर आपने फोकस नहीं करेगा, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो पंजाबी में एक कहावत है ना, तत्ती तत्ती मूंछ नहीं पाई दी मुंह सड़ जाता है, ठीक है। तो अब अभी जो है ना सभी जो है ना अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी दिमाग के अंदर एक शोरा सा बन जाता है, वो मजा नहीं आता फिर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे, हम मजे के साथ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री की हड्डियां तोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, आप उसके ऊपर जो है ना सिर्फ फोकस अभी रखें। वो जो एनर्जी बनी है ना, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस हुई है यूरेनियम के टूटने से, यूरेनियम के टूटने से जो एनर्जी बनी है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं पावर प्लांट्स के अंदर। इस चीज की समझ आई? इससे हम यानी कि अब समझ आइए कि न्यूक्लियर प्रोसेस के जरिए हम आजकल जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो यही इसके पीछे राज है। आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री, ठीक है। तो माहौलियाती केमिस्ट्री यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? इसमें हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के बारे में यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देखे हैं जहां पे इस चीज के बारे में इतना डिटेल से नहीं बताया, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। एक चीज आप नोट कर लें कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम यानी कि हमारा इकोसिस्टम है, सही है। अब इकोसिस्टम में दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर
there are two types of components in our environment. One are abiotic and other are biotic. अच्छा, abiotic ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ एब्सेंट होती है, यानी कि गैर मौजूद होती है, गैर हाजिर हो जाती है, यानी कि मौजूद नहीं होती। और बायोटिक यानी कि बायोटिक, टिक का मतलब वाले, यानी कि इधर मैं लिख लूं तो बायो टिक, बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जिंदगी, और टिक का मतलब है वाले यानी जिंदगी वाले। तो इधर से आप जिसको ना देख सकते हैं, तो मैं इसको जो है ना मिटा देता हूं यहां से, तो ले ये जो है ना मिट गया। तो बायोटिक की आपको समझ आई है, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके अंदर लाइफ मौजूद होती है। अब लाइफ वाले कितने कंपोनेंट्स है हमारे इधर एनवायरनमेंट के अंदर? आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, जानवर, हम भी जानवरों में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो है ना हमारी लाइफ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हुर्दबीनी जानदार जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे, जो इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आम आंख से नहीं देख सकते। तो बायोटिक यानी मैं जैसे मैंने रेस कर दिया। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, और एबायोटिक यानी जिनके अंदर ए से मुराद एब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, यानी आगे टिक मतलब वाले, यानी कि जिनमें लाइफ मौजूद नहीं होती, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन पर ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या असर होता है, मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन आवर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या असर होता है। हम पता क्या करते हैं, हम दरख्तों को काटते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का, हमारे एनवायरनमेंट का। और इंसान क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। एनिमल्स है ना, एनिमल्स में आता है। तो इंसान का हमारे माहौल के ऊपर क्या असर है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा क्या असर मुरतब हो रहा है, तो मैं आपको बताने लगा हूं। हम लेट्स से कि दरख्त काटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज्यादा हो रही है हमारे माहौल के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन, हमारे इस ग्लोब की, हमारे इस पूरे अर्थ की जो हरारत है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब हरारत ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियां और सर्दियां ज्यादा शदीद हो जाएंगी। और जब गर्मियां आएगी तो ग्लेशियर्स पर मौजूद बर्फ जब आएगी, यानी कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। बर्फ क्या होगी जी? पिघलेगी, वो आएगी, सैलाब की सिचुएशन जो है ना प्रोड्यूस करेगी, और एक कुदरती आफत की शक्ल डालेगी। देखा मैंने कहां से, यानी कि कहां इसको मैंने ले आया हूं। तो ये चीज है, यानी कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और आवर इन्वायरमेंट, तो ये हम देख रहे हैं। तो इसके हमने कुछ जो है ना यानी कि इसके कुछ बेहतरी भी हम इसमें कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आगे इसमें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करें। जियो अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है जमीन। आगे इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये चीज है। आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मजे का। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सैंपल का एनालिसिस करते हैं, उसको हम डीपली स्टडी करते हैं। लेट्स से कि मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया है, मैंने एक सोल्यूशन जो है ना बना दिया है, तो पता है क्या है उसमें हमने अब उसकी हमने करनी है एनालिसिस। वो जो सोल्यूशन है ना, लेट्स से कि वो मेरे पास एक सैंपल है, अब मैंने करनी है उसकी एनालिसिस। एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, उसके अंदर कितने मोल मैंने साल्ट ऐड किया है, यानी कितने ग्राम्स ऑफ साल्ट जो है ना NaCl, यानी कि NaCl जो टेबल साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने कितने मोल यानी कि कितने ग्राम्स मैंने ऐड किया है, ठीक है। और जब मैं ये फाइंड आउट कर लूंगा कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, तो मैं बाद में उसकी सेपरेशन भी कर सकूंगा। और सेपरेशन की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये सारी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्पेशली BS प्रोग्राम्स में इसके लंबे लंबे कोर्सेज होते हैं, स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो पढ़ेंगे आप। तो एनालिसिस ऑफ सैंपल ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, तो इसमें हम कंपोनेंट्स की क्या करते हैं, सेपरेशन भी करते हैं, यानी उनकी अलैदगी करते हैं, उनको अलहदा करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है फोरेंसिक साइंस।
फोरेंसिक साइंस आपको पता है, लेट्स से कि कोई मर्डरर है, वो एक बंदे को मार के चला गया है, तो उस बंदे के नाखूनों के अंदर, अब वो बंदा जो है ना मर्डर को नोच रहा था जब उसको चाकू से मार रहा है, तो उसके नाखूनों के अंदर उसके कुछ सेल्स जो है ना फंस गए। तो हम क्या करेंगे, उधर से एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस हमारे पास आ गया, तो हमारे पास वो सेल्स मौजूद है, ठीक है। अब वो सेल्स जो है ना उस मरे हुए बंदे के नाखूनों के अंदर मौजूद है। अब उधर से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि सेपरेशन करेंगे जिस चीज की हमें जरूरत है। हम अब क्या करते हैं, डीएनए रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अब जब डीएनए रिपोर्ट लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उस सैंपल से, सैंपल हमारे पास क्या था, सेल, हम उससे डीएनए को निकालेंगे, यानी उसकी सेपरेशन करेंगे। तो ये हम सेपरेशन, यानी कि इसकी एग्जांपल में फोरेंसिक साइंस, तो इसीलिए इसकी फोरेंसिक साइंस यानी कि उन्होंने दिया हुआ है। जितने भी ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम डीएनए वगैरह करते हैं, तो ये इसी के अंदर है। समझे इस चीज के आगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है ना हम एनालिसिस पढ़ते हैं, यानी कि मैंने अगेन उधर इसलिए लिख दिया ताकि आपको जो है ना मिसकॉन्सेप्ट ना हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो किस्म की एनालिसिस पढ़ते हैं, मुशाहिदात, दो किस्म के मुशाहिदे पढ़ते हैं। एनालिसिस को हम मुशाहिदा बोलते हैं, मुशाहिदा, ऑब्जर्व करना। सबसे पहले है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं माहिती मुशाहिदात। क्वालिटी यानी कि आप क्वालिटेटिव से आप क्वालिटी भी जो है ना आप माइंड के अंदर लेके आ सकते हैं, यानी कि क्वालिटी किस चीज की, क्वालिटी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर मैं बात करूं किसी भी, यानी कि इसमें मिकदारी मुशाहिदात, इसमें हम किसी भी चीज की मिकदार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी चीज की मिकदार, अब ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में है, लेट्स से कि प्योर फॉर्म में है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये प्योर है। आगे ये 2 और ये 16, ये अब क्वांटिटी आ गया किसी चीज के बारे में, यानी क्वांटिटी, जरा जोर से समझें, क्वांटिटी किस चीज की आई है, इसके मैस की, इस एटम के मैस की क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी है ना, कितना मैस है, किसी भी एटम का मैस कितना है। तो ऑक्सीजन का कितना है, 16, हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई होगी। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक, यानी कि माहिती मुशाहिदात और मिकदारी मुशाहिदात, तो इस चीज की आपको समझ आ गई। अच्छा, इसको ना मैं जरा मिटा देता हूं। अच्छा, ये मैंने मिटा दिया, ऐसे आ गया हमारे पास मैटर। अच्छा, मैटर हमारे पास क्या है, मादा, जिसकी कोई वॉल्यूम हो, कोई जगह घेरती हो, और उसका मैस हो, और उसका कोई वजन भी हो, ठीक है, वो होता है मैटर। समझ आ गई, जिसका कोई मैस हो, कोई वजन हो, और उसकी वॉल्यूम, वो जगह भी घेरता हो, उसकी कोई वॉल्यूम, महसूस वॉल्यूम भी होनी चाहिए, वो मैटर होता है। आगे हमारे पास इसकी मैटर की 2 टाइप्स है, पहली है सब्सटेंस और दूसरी है हमारे पास मिक्सचर। अच्छा, सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फर्क है, कोई भी मैटर अगर प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है तो वो सब्सटेंस है, और अगर इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है तो मिक्सचर है। हम कोई भी 2 चीजें मिलाकर हम मिक्सचर बना देते हैं, एक्चुअली वो इम्प्योर, यानी कि गैर हालिस या फिर ना हालिस एक, अब मैं उर्दू का तो टीचर नहीं हूं, तो आप मेरी इधर से करेक्शन कर सकते हैं कि जो हालिस चीज नहीं होती, और सब्सटेंस एक हालिस मैटर होता है, मिक्सचर एक हालिस मैटर नहीं होता। तो आगे सब्सटेंस की 2 किस्में हैं। तो पहली इसकी टाइप है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, जरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। एलिमेंट समझ ले एक ऐसा एटम है, और इस एटम के जितने नेचर में बाकी सब एटम्स, यानी कि सारे एटम, सब से मुराद सारे एटम्स, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूं तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। एक प्रोटॉन है तो उस एटम का एक एटॉमिक नंबर है। हाँ, अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 एटॉमिक नंबर, अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 एटॉमिक नंबर होगा उसका। इस चीज की समझ आई। तो एलिमेंट अगेन मैं आपको बता देता हूं कि एलिमेंट क्या होता है, यानी कि ऐसा एटम और उसके लिहाज उसके जितने नेचर में बाकी सब जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। लेट्स से कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2।
तो बाकी भी नेचर में जितनी भी हीलियम पाई जाती है, बाकी नेचर में जितनी भी लिथियम पाई जाती है, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो आगे मेरे पास कंपाउंड है। कंपाउंड जो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशो से मिलते हैं, एक फिक्स्ड रेशो से मिलते हैं, तो वो कंपाउंड बना देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इधर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये एक खास रेशो से आपस में मिले हुए हैं। तो रेशो आपको मे भी निकालनी आती हो तो 2 अगर, तो ये इसकी रेशो हो सकती है, यानी कि 2 जो है ना हमने यूज किए हाइड्रोजन और 1 हमने यूज किया ऑक्सीजन, तो एक फिक्स्ड रेशो बाय मैस से ही आपस में कंबाइन हुए होते हैं अपने मैस के लिहाज से। अब इसका मैस अगेन कितना होता है 16 और इसका कितना होता है 2। वैसे हाइड्रोजन का होता है क्या 2, हाइड्रोजन का 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि अभी इस चीज के बारे में ना डिस्कस करें, आगे कंपाउंड हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी दिमाग पर इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, वेल एंड गुड। आगे एक मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन जो है ना यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। और जब भी कोई 2 चीजें मिलाई जाती है ना, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो बनावट है वो सेम रहती है, सही है। तो आगे है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट, जिसकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, बनावट जो है ना नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इसकी एग्जांपल्स जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होंगी कि यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी भी चीज में आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हुई, आप मेरी करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप करेक्शन और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।